नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से इंडियाज वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में। मैं हूं नगमा और मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। और हम आज उस दुनिया की बात करेंगे जो एक नया शीत युद्ध देख रही है, जिसे कह रहे हैं टेक कोल्ड वॉर। क्योंकि आने वाले दिनों में विश्व का जो बदलता हुआ स्वरूप होगा, उसमें कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है। टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा अहमियत है। जिसका टेक्नोलॉजी के ऊपर कब्जा होगा, दुनिया उसी की होगी। और खास करके जब कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला, इसका संक्रमण फैला और इसे वुहान वायरस के नाम से भी अमेरिका पुकारने लगा, उसके बाद से ये जो लड़ाई है वो और तीखी हुई है। चीन के खिलाफ प्रतिक्रियाएं तमाम देशों से नजर आ रही हैं और इसका एक परिणाम है चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे के खिलाफ जो प्रतिक्रिया अलग अलग देश में दिखाई दे रही है। कहीं इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, अमेरिका ने पहले ही कुछ नियम पारित किए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं। चीन की प्रतिक्रिया उस पर क्या आ रही है, यूरोप कैसे इसको देख रहा है, और ये जो लड़ाई है वो कैसे आगे बढ़ेगी, ये जो नया शीत युद्ध देख रहे हैं, कोल्ड टेक वॉर। संजय जोशी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। और हम शुरुआत में करना चाहती हूं जो ब्रिटेन ने फैसला लिया था उससे, कि ब्रिटेन ने जनवरी में पहले फैसला लिया था जिसमें 5G को सीमित तौर पर हुआवे को अलाउ किया गया। लेकिन बाद में जो फैसला आया उसके तहत जो देश की हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क है उसमें 5G के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि इससे जो ये टकराव है टेक्नोलॉजी में, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पश्चिमी देश और चीन के बीच में टकराव है, ये और भी बढ़ेगा और भी तीखा होगा और फिर चीन की भी इस पर प्रतिक्रिया आएगी। इस बढ़ते हुए टकराव को आप कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं है, और भी देश हैं, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। जर्मनी एक डिलेमा में है, दुविधा में है कि क्या करें। बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ईयू का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। कैसे समझें हम इसे? अमेरिका का काफ़ी समय से नगमा जी प्रेशर रहा है, अपने जो उसके संगी साथी हैं, जो उसके एलाइज हैं, उन पर दबाव रहा है कि वो वावाई से जो है अपने संबंध तोड़ें या कम करें। और वावाई को वास्तव में जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी समय से, सिर्फ ट्रंप के ज़माने से नहीं चल रहा है, काफ़ी समय से चीनी कंपनियों को और वावाई को खास तौर पर ये एक प्रतिरोधी के रूप में देख रहे हैं। आरोप स्पष्ट रूप से ये लगते आ रहे हैं कि वावाई जो है या जो चीनी कंपनियां हैं वो एक सिक्योरिटी थ्रेट हैं, वो डेटा चुराती हैं, वो स्पाइंग करती हैं। और आपने भी देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले ह्यूस्टन का जो कॉन्सुलेट बंद करने का आदेश हुआ है अमेरिका के द्वारा, उसमें भी जो मुख्य चार्ज लगाया गया है वो यही चार्ज है कि कॉन्सुलेट के अधिकारी जो कुछ की टेक्नोलॉजीज हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के या फिर स्पेस रिसर्च को लेकर के या अन्य टेक्नोलॉजी को लेकर के उनकी चोरी में संलग्न थी, इसलिए वहां से उनको हटाया गया। चीन ने प्रतिक्रिया की है और चीन ने जो चेंगडू का जो उनका यूएस का कॉन्सुलेट है विरोध में उसको बंद करने के आदेश दे दिए। तो ये जो एक माहौल है टेक्नोलॉजी वॉर में, जो माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल बैटल है, ये एक बड़ा युद्ध है। एक तरफ तो ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन है जिसमें वो, क्योंकि आज अपने आप को बड़े ही घेरे में पाते हैं, अमेरिका में उनकी बड़ी निंदा हो रही है जिस तरह से उन्होंने कोरोना वायरस एपिसोड की पूरी जिस ढंग से उसको संभाला है। साथ ही साथ अमेरिका में बहुत बड़े विरोध शुरू हो रहे हैं, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर, और जो अमेरिकी सोसाइटी है एक तरह से अपने जो मूल सिद्धांत उसके हैं उनके बारे में बार बार प्रश्न उठ रही है। अभी एक तरफ आप देख रहे हैं कि अमेरिकी सिविल वॉर से जुड़े हुए जितने भी सिंबल्स थे, जितने भी कॉन्फेडरेट आर्मी के उनके जो 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 जनरल्स थे, लीडर्स थे, उनकी जो वहां पे मेमोरियल्स हैं, जो उनकी जो स्टैच्यूज लगी हुई हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं, उनको पब्लिक बिल्डिंग से हटाने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अमेरिका स्वयं एक बहुत बड़ी द्वंद्व में इस वक्त है। और ऐसे वक्त में जब ट्रंप एक अमेरिकी नेशनलिज्म की बात करते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन में, तो वो नेशनलिज्म कहीं ना कहीं कमजोर होता भी दिख रहा है। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, चीन से टेक्नोलॉजी के बारे में जो अमेरिका का द्वंद्व चल रहा है वो ट्रंप से पहले का द्वंद्व है, वो सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं है और इसके आगे चलने के भी पूरे आसार हैं। उसी के तहत हम देख रहे हैं कि जो विश्व है ये खतरा मंडरा रहा है कि विश्व दो गोलार्धों में बंट सकता है, एक चीनी टेक्नोलॉजी का गोलार्ध और एक अमेरिकी
और अगर यूरोपीय देश उसका साथ देते हैं, उन यूरोपीय कंपनी, जापान एक्सेट्रा, इनको मिला करके एक दूसरा गोलार्ध। तो ये एक जो एक स्प्लिट दुनिया सामने आती है टेक्नोलॉजी की, ये वास्तव में कितनी सुदृढ़ होगी, ट्रेड के हिसाब से कितनी सशक्त होगी, वो उसके बारे में कई प्रश्न आज उत्पन्न हो रहे हैं। अमेरिका में भी पूछे जा रहे हैं, चीन में भी पूछे जा रहे हैं कि ऐसी दुनिया क्या वास्तव में एक संपन्न दुनिया हो सकती है? क्या ऐसी दुनिया में जिन कंपनियों के पास इतनी शक्ति है, वो शक्ति बराबर रहेगी? तो खतरा दोनों के लिए है। खतरा चीन के लिए भी है, खतरा अमेरिका के लिए भी है, और खतरा हर देश के लिए है जो आज तक एक ओपन ट्रेडिंग सिस्टम में विश्वास रखता था। तो चाइना टेक बनाम यूएस टेक, ये जो एक बंटवारा है वो एक वास्तविकता है। ऐसे में जैसा आपने बताया अभी शुरू में कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों पर अमेरिका दबाव बना रहा है कि चीन के टेक्नोलॉजी के आप विरुद्ध जाएं, और उस पर तमाम चार्जेस लगे हैं जासूसी के। उसको वो साबित कितने होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद खास करके चीन के खिलाफ जो एक भावना है वो भी बढ़ी है। तो यूरोप को अगर हम देखें, मैं यूरोप के संदर्भ में खासतौर पर पूछना चाहती हूँ, अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, सबके पार्टनरशिप जहां तक व्यापार की बात है वो अलग अलग है। ईयू का भी एक ट्रेडिंग पार्टनर है चीन, और जर्मनी का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ब्रिटेन से भी। तो इन देशों के पास फिर इसको चुनने की एक मजबूरी है कि आप किसे चुनेंगे, चीन को चुनेंगे, अमेरिका को चुनेंगे। फ्रांस ने कहा है कि हम पूरी तरह से बैन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम अपनी कंपनियों को कहेंगे कि वो अपनी चीजों को एक तरह से तरजीह दें। इटली जो है वो एक नया सिक्योरिटी कानून लागू कर रहा हुआ हुए और ZTE पर। जर्मनी में एक दुविधा है। तो यूरोप को कैसे हम देखें इस समय में? वो जो टकराव है, ये भी कहा जाता है कि जो पश्चिमी देशों का फेलियर है एक तरह से, वो भी दिख रहा है साफ कि अगर चीनी टेक्नोलॉजी इतनी डोमिनेंट है इस क्षेत्र में। वास्तव में कोई भी पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है आज, क्योंकि जब हम अगर वास्तव में आप इस जो टेक्नोलॉजी वॉर की हम जड़ों में जाएं, तो चीनी कंपनियों का जो उदय हुआ है, जैसे वावाई है, वो 1980 वाले दशक में आगे आई थी, तब एक बहुत छोटी सी कंपनी थी। उस समय जो ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनियां थी वो शिखर पर थी। धीरे धीरे शनै शनै उनका डिक्लाइन होता गया, और वावाई आगे आकर के एक ऐसी कंपनी बनी जो आज एंड टू एंड 5G टेक्नोलॉजीज किसी भी देश को देने के लिए तैयार है। तो उसकी डिजाइन में क्षमताएं हैं, उसकी फैब्रिकेशन में क्षमताएं हैं, वो एक बहुत सशक्त कंपनी के रूप में दुनिया में आगे आई है। प्राइस पॉइंट्स पर कोई भी कंपनी उसका सामना नहीं कर पा रही थी। तो अगर आप वास्तव में देखें, तो मैं आपको ले जाऊंगा 1980 के दशक में, जब रोनाल्ड रीगन ने एक युद्ध शुरू किया था जापान के साथ। उनका कहना था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ये अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, और इसमें हम किसी की भी दखलंदाजी, किसी को भी घुसना हमें मंजूर नहीं है। और जापान पर उस वक्त आरोप लगे थे कि वो अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर काबू करना चाहता था। तो 100% टैरिफ्स, इंपोर्ट टैरिफ्स जापानी कंपनियों पर लगाए थे उस वक्त। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी की लड़ाई है, ये लंबे समय से चल रही है। इसके अगर आप इतिहास में जाएं, तो आज कई मायनों में यही जो टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी की लड़ाई है फिर हो रही है। लेकिन जो बड़ा अंतर है, आज अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को देखते हैं, और वास्तव में वही झगड़ा आज फिर हो रहा है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर किसका एक्चुअल डोमिनेंस रहेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कई सारे हिस्से होते हैं, और आज ये जो इसकी वैल्यू चेन बनी हुई है, ये कई, अगर आप देखें कि इक्विपमेंट में फैली हुई है, मटेरियल्स में है, सॉफ्टवेयर इसका एक पार्ट है, डिजाइनिंग बहुत बड़ा इसका कंपोनेंट है, फिर उस डिजाइन के आधार पर इक्विपमेंट बनाना, उनको जोड़ना, असेंबल करना, उनकी टेस्टिंग करना। तो अलग अलग देश इस वैल्यू चेन में कहीं ना कहीं स्थित हैं। इनमें अगर आप सिर्फ वैल्यू देखें कि कौन सा देश सबसे ज्यादा कमाता है इस वैल्यू चेन में, तो वास्तव में आप पाएंगे कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं और जो कुछ यूरोपीय कंपनियां हैं, वो सबसे ज्यादा, लगभग 70% जो वैल्यू है वो उनके पास है। पेटेंट्स उनके पास है, जो क्रिटिकल डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं, इंटीग्रेटेड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटीज हैं, वो सब उनके हाथों में है। और चीन के हाथ में जो है वो आखिरी बिट, जो टेस्टिंग वाला पार्ट है, वहां पर चीन बड़ा मजबूत है। तो हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स बनते कहीं हैं, उनका डिजाइनिंग कहीं होता है, उनके बेसिस के उनके इक्विपमेंट का, उसके बाद टेस्टिंग के लिए कहीं जाते हैं, और ये पूरा एक साइकिल है
जिसमें अगर एक भी कड़ी टूटती है तो पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री प्रभावित होती है। तो जो विरोध हो रहा है टैरिफ्स का, ट्रेड का, इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन ही विरोध कर रहा है, अमेरिकी कंपनियां भी देख रही हैं कि बहुत सारा बिजनेस, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका सबसे बड़ा कब्जा उसका इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर है वैल्यू के टर्म्स पे, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट चीन में है, चीन सबसे ज्यादा खरीदता है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ता है, बेचने वाले को, खरीदने वाले को? जो टैरिफ्स लगते हैं उसका नुकसान किसको होता है? तो ये एक द्वंद्व आप देखेंगे कि अमेरिका में भी होता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का जो झगड़ा है, जो अमेरिका ने बहुत एक सोची समझी जो एक चाल अभी चली है, वो ये है कि उन्होंने ये जो पूरी एक श्रृंखला है, अगर आप माने कि एक आर्किटेक्चर बना है, एक पूरी जो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका एक बहुत विशाल एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग या बिल्डिंग कैपेसिटी है, बनाने की क्षमता है। तो जो इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो कि ईंटें हैं इसके, वो ईंटें कहाँ बनती हैं? वो ईंटें बनती हैं ताइवान में, जो सेमीकंडक्टर्स की फाउंड्री है, जहां उनका निर्माण किया जाता है। डिजाइनिंग कहीं होती है, टेक्नोलॉजी कहीं से आती है, उनको बनाने की मशीन अमेरिका से आती हैं, लेकिन फाउंड्री का काम, बनाने का काम, जो ईंट भट्टे लगे हुए हैं इसके ईंट बनाने के, वो भट्टे ताइवान में स्थित है। 70% ताइवान से आता है। तो ताइवान के को लेकर जो आज झगड़ा हो रहा है, बहुत मायने में चीन और अमेरिका के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है स्ट्रेट्स ऑफ फॉर्मोसा को लेकर के, कई मायने में ये जो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है, इस पे अमेरिका ने रोक लगाई है कि जो भी कंपनी इस प्रकार का फाउंड्री वर्क जो कर रही है, जो बना रही है, अगर वो चीनी कंपनियों को चिप, सेमीकंडक्टर से चिप सप्लाई करती है, तो उसको लाइसेंस अमेरिका से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अमेरिकी इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। तो ये एक रोक उसने एक ऐसी जगह लगा दी है जिससे हुआवाई के कई मायने में हाथ पैर पूरी तरह से बांध दिए हैं, चीनी कंपनियों के हाथ पैर पूरी तरह से बांध दिए हैं, और उनकी जो तेजी से प्रगति हो रही थी उस पर उसने एक अंकुश लगाया है, उस पर उसने रोक लगाई। जी, आपने जो अभी एक बात कही थी कि अमेरिका में या ये जो टेक्नोलॉजी द्वंद है, जो युद्ध है, ये चला आ रहा लंबे समय से, लेकिन इसमें हमने बहुत तेजी देखी है, और अभी इसलिए क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है, ट्रंप की बहुत तरह से आलोचना हो रही है, जैसे उन्होंने कोरोना महामारी को हैंडल किया, और इलेक्शन में उनको चीन के अलावा और कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका ने जो फैसले लिए हैं प्रतिबंध के, या जो दबाव डाले हैं देशों पर, उसमें कुछ लग रहा है कि कारगर भी हो रहा है, जैसे ब्रिटेन का फैसला रहा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका का जो भी एक लक्ष्य है या ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा? क्योंकि एशिया की जहां तक बात है, तो चाइनीज फर्म्स जो हैं वो, उनका तो कंट्रोल है एशिया के ट्रैफिक पे, जो हम टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा आगे द्वंद आने वाला है वो इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर के आने वाला है जी। कि अंततः जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो किस तरफ जाती हैं? वो चीनी टेक्नोलॉजी की तरफ जाती हैं, जिस पर अब आज, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने बताने की कोशिश की कि चीनी टेक्नोलॉजी के विकास पर संभवतः अगले 3 से 5 साल तक उसकी प्रगति पर किसी न किसी मायने में रोक लगा दी गई है। ये जो पूरा झगड़ा हुआ है फाउंड्रीज के ऊपर, जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर जो झगड़ा हो रहा है कि उनका जो इक्विपमेंट है उनको वो बेचने के लिए, चीनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो वावई ने भी इस पे जो काम किया है वो ये किया है कि उसने जब तक इसके पास अलाउंस था, जब तक उसके पास जगह थी, और अभी भी उसके पास 3 महीने का समय है, तो उसने सेमीकंडक्टर को लेकर के उसने पूरी जो है होल्डिंग शुरू कर दी है। एक तरह से वो जितने सारे ऑर्डर्स प्लेस करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $20 बिलियन से ज्यादा के उसने अब तक चिप्स खरीदने एडवांस में शुरू किए थे। उसके पास कहते हैं कि 1.5-2 साल तक का ये जो चिप्स हैं, वेफर्स हैं, वो ऑलरेडी उसके पास उपलब्ध है। लेकिन समस्या दूसरी आती है, ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज होती है कि 1.5-2 साल तक अगर वही चिप आप इस्तेमाल करते रहोगे तो आप तो वैसे पिछड़ गए। तो वावई के पास भी और कोई रास्ता नहीं है, चीन के पास अंततः कोई रास्ता नहीं है। उसे ये जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर अभी अमेरिका का कब्जा है, या जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो चल रहा है, उस पर उसको अपनी कंपनीज को आगे लाना पड़ेगा। तो कोशिश कर रहा है शंघाई की SMIC, उसको लेकर के चीन ने काफी पैसा लगाया है कि वो ये कैपेबिलिटीज हासिल करे, लेकिन अभी सीमाएं हैं, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, और वो उस क्षमता के, उस एफिशिएंसी के चिप्स बनाने में आज सक्षम नहीं है। आज वो ज्यादा से ज्यादा 13 नैनोमीटर तक की चिप्स बनाती है, जबकि अगर आप TSMC को देखें तो 5 और आगे आने वाले समय में 3 नैनोमीटर तक की चिप्स बनाती है। तो इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
जी तो समय लगेगा। चीन को जो अवरोध पैदा किया है उससे कुछ समय के लिए एक तो नया इक्विपमेंट आने में वो वहां प्रॉब्लम आने वाला है, और दूसरा जो उसको मार्केट्स जो खुल रहे थे उसके लिए धीरे धीरे उन पर थोड़ी रोक लगी जब तक वो पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाता है। तो और इमर्जिंग मार्केट्स आज भी दुविधा में है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत काफी हद तक आज फैसला कर चुका है कि चीन के साथ उसके संबंध देखते हुए वो चीनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं आएगा। और जहां तक वावाई का संबंध है, काफी चर्चा भारत में भी हो चुकी है कि वावाई को लेकर के भारत में भी कई सारे प्रश्न हैं। जी बिल्कुल। तो वो ये समस्या है, लेकिन बाकी देश भी ऐसा फैसला वो अभी पक्का नहीं है। सिंगापुर क्या फैसला लेता है, मलेशिया का फैसला लेता है, वियतनाम क्या फैसला लेता है, क्योंकि वावाई आज भी चीपेस्ट टेक्नोलॉजी देने में सक्षम है। जी जी। भारत में तो या जिस तरह से हम इंटरनेट को देख रहे हैं, जैसे बाढ़ आई रहती थी हैशटैग नोवे हुआवे की, तो वो जो एक जन भावना है वो भी दिखाई देती है। जो आपने बताया कि चीन के रास्ते में एक तरह से अवरोध खड़े किए गए हैं, और वो उसमें एक स्लो डाउन इस टेक्नोलॉजी में देखा जा रहा है। इसको हम अमेरिका के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो ये दिलचस्प है कि अमेरिका में चुनावी नतीजे चाहे कुछ भी आए, क्या ये जो इस तरह की ट्रेड वॉर हम देख रहे हैं उसमें भी कुछ बदलाव आएगा कि अगर ट्रंप चुने जाते हैं या अगर जो बाइडेन आते हैं, तो क्या इसमें बदलाव दिखाई देगा या ये ऐसे ही आगे बढ़ेगी बात? देखिए, जहां तक चीन के साथ अमेरिका के संबंध हैं, वो एक ऐसी कगार पर पहुंच चुके हैं जो टेक्नोलॉजी को लेकर के संबंध है, और जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि किस देश का वर्चस्व टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा, जो जो ये युद्ध है, वो चाहे बाइडेन आए चाहे ट्रंप आए, वो समाप्त होने वाला नहीं है। उसका ढंग पलट सकता है, उस किस ढंग से वो लड़ा जाएगा उसमें चेंजेस आ सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये जो झगड़ा है ये ट्रंप के जमाने से शुरू नहीं हुआ। चीनी कंपनियों पर रोक चीनी जो अमेरिकी कांग्रेस है ओबामा के समय से लगाती आ रही है। कई सारे एक्विजिशंस उस समय से रोके गए हैं, जो कि चीनी कंपनी SMIC या शंघाई जो कंपनियां हैं, वो कई कंपनीज को यूएस में एक्वायर करने की कोशिश करती रही थी, तो उन पर रोक लगी। उसके साथ ही आपने देखा कि ZTE पर प्रतिबंध लगे, जो दूसरी चीनी कंपनी थी। ट्रंप के आने के बाद 2018 में एक बहुत बड़ा जो एक्विजिशन हो रहा था, जो ब्रॉडकॉम क्वालकॉम को खरीद रहा था, उस पर अमेरिकी संसद की जो इंटेलिजेंस कमेटी है उसने रोक लगाई और वो एक्विजिशन नहीं होने दिया। तो अपनी जो एक वर्चस्व वाला क्षेत्र है उसको कैसे दूसरी कंपनियों की पेट में रोकी जाए, अमेरिका बहुत समय से इसमें सक्षम रहा है। ये आज की कहानी नहीं है, पुरानी कहानी है। तो ये टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस में अमेरिका अपना वर्चस्व नहीं खोना चाहता है, लेकिन आज चीन वास्तव में इस स्थिति में क्यों सोचता है कि इसको वो चैलेंज कर सकता है। तो ये जो लड़ाई है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसका आगे क्या परिणाम होगा फिलहाल हम देखते हैं कि हाँ, कुछ साल के लिए आज वावाई जैसी कंपनी या जो चीन की दूसरी कंपनियां है, शंघाई SMIC है, वो कम से कम 4-5 साल पीछे है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। लेकिन वो कितनी जल्दी कैचअप करती है, कितनी जल्दी आगे पहुंच पाती है, वो भी देखने में टाइम लगेगा। जी, आखिर में एक बहुत छोटा सा सवाल मैं समझना चाह रही हूँ कि हुआवे जो है वो एक तरह से पश्चिमी सुप्रीमेसी को भी कहने चुनौती दे रही है। बहुत सारे आलोचक ये भी कहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म की बात देश उठा रहे, चाहे अमेरिका हो चाहे कुछ पश्चिमी देश हो, जैसे पोलैंड जैसे देश जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी कंपनियों को तरजीह दें। क्या ये यही है या इसके पीछे जो चिंता है वो ये है कि जो चीनी इकोनॉमिक मॉडल है, जो आर्थिक मॉडल है, वो कामयाब बहुत रहा है और इसको एक तरह से खतरा है जो लिबरल कैपिटलिज्म है उसको ये चुनौती दे रहा है? सभी चीजें सही हैं इसमें। एक तरफ तो मॉडल है, एक तरफ तो अगर आप इसके जड़ में जाएं तो एक सोशल मॉडल है, वैल्यूज का मॉडल है कि किस तरह की समाज हम चाहते हैं, किस तरह की सोसाइटी हम लोग चाहते हैं। चाहे क्या हम ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज चाहते हैं, खुली सोसाइटीज चाहते हैं जो कि मुक्त व्यापार के आधार पर चलें, या हम क्लोज सोसाइटीज जो एक स्टेट लेड कैपिटलिज्म जो चाइनीज मॉडल है उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। चीन ने हालांकि दिखाने की कोशिश की है कि दूसरा मॉडल भी बहुत ही कामयाब हो सकता है। जहां तक पॉवर्टी एलिवेशन का सवाल है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का सवाल है, इनोवेशन का सवाल है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कितने देशों को यह मंजूर होगा? कई देश हैं जिनका जो वैल्यू सिस्टम है, सोशल वैल्यू सिस्टम है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो आप दूसरी बात बोलती हैं कि एक तरफ सिक्योरिटी डोमिनेंस, दूसरी तरफ ट्रेड और व्यापार में डोमिनेंस किसका रहेगा, वो भी एक बहुत बड़ा पहलू बन जाता है कि इन सब के माध्यम से कैसे, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे सिक्योरिटी हो,
कौन से देश सामरिक रूप से इसमें सबसे आगे रहे हैं। ये एक दूसरी बड़ी लड़ाई है जो आप देख रहे हैं कि लड़ी जा रही है। इसके परिणाम क्या आते हैं वो भी हम नहीं जानते। वैल्यू सिस्टम्स की लड़ाई एक सोशल वैल्यू सिस्टम्स की लड़ाई है, जिससे हम और आप हर एक आदमी का संबंध है, और वहां एक आम नागरिक का संबंध है। लेकिन जो दूसरी बड़ी लड़ाई है उसमें बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी मिलिट्रीज हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, बड़े बड़े मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं जो कि शस्त्र बेचते हैं, उन सबके इंटरेस्ट में है। तो इस एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मिला जुला एक रूप आपके सामने आता है। लेकिन मूल रूप में हाँ, चीन के साथ जो एक वैल्यूज की लड़ाई है वो पूरी दुनिया की एक बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स, ओपन सोसाइटीज वाली लड़ाई है। और वो लड़ाई अगर हमको जीतनी है तो उसको जीतने का एक ही ढंग है कि हमारी जो ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं वो ओपन और डेमोक्रेटिक रह करके इस लड़ाई को जीतें। चीन बन करके अगर हमने लड़ाई जीतनी है तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे, स्टार्ट करने से पहले ही हार जाएंगे। जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी लड़ाई अगर आप जीते तो चीन बनकर लड़ाई ना जीते, और चीन जो अगर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती दे रहा है फिर उसका जवाब चीन बनकर नहीं दिया जा सकता। एपिसोड में इतना ही समय है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जो नया टेक कोल्ड वॉर चल रहा है उसके कुछ पहलू आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।